MySQL का एडिटर ऊपर ही करते हैं। करते हुए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी, एक एम्प्लॉय टेबल। अब मान लीजिए हम भूल गए कि हमने लास्ट क्लास में एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने डेटाबेस में जाएंगे। जो डेटाबेस आपने बनाया था, यू 9 to 10 करके आपने अपना डेटाबेस बनाया था, और इस डेटाबेस के अंदर जाकर अगर आपको ये पता करना है कि इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं जो अब तक बनाई गई हैं, तो उसके लिए शो नाम से एक कमांड आती है, शो, उसके बाद टेबल्स। शो टेबल्स कमांड क्या करेगी, इस डेटाबेस के अंदर जिसको आपने अभी यूज करा है, जितनी टेबल्स बनी होंगी उन सबकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो एक ही टेबल बनाई है मैंने अभी लास्ट क्लास में जो बनाई थी, डेट इज ईएमपी टेबल। अब मान लीजिए मैं ईएमपी टेबल का जो स्कीमा है वो देखना चाहता हूँ, तो मैंने एक शब्द यूज करा, स्कीमा देखना चाहता हूँ। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, नॉट रिकॉर्ड। स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड्स कितने थे, फील्ड का डेटा टाइप क्या था, फील्ड का कांस्टेंट क्या था, ये मैं देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरे टेबल के अंदर रिकॉर्ड क्या थे। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, टेबल का ढांचा, टेबल का स्ट्रक्चर, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, DESC, डेस्क्राइब नाम की कमांड होती है। तो डेस्क्राइब कमांड के आगे उस टेबल का नाम लिख देंगे जिस टेबल का स्कीमा आप देखना चाहते हैं, EMP, एंटर करेंगे। इससे आपको टेबल का स्कीमा मिल गया। दैट इज, टेबल के अंदर फील्ड्स हैं, ये वाले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये उनका टाइप है, किस पर कौन सी की लगी हुई है। एम्प्लॉय आईडी पर आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। डिफॉल्ट वैल्यू सबकी नल 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 है, इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, इन दोनों में नल वैल्यू अलाउड है। नल का मतलब है अगर आपने नेम नहीं लिखा तो आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या देखेंगे, नल देखेंगे। ठीक है, अब ये सब मुझे समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ टेबल के रिकॉर्ड को देखना, टेबल के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। तो टेबल के रिकॉर्ड्स को जब आप देखते हैं तो आप कॉलम वाइज देखते हैं, एक कॉलम का रिकॉर्ड देखना है या एक से ज़्यादा कॉलम का रिकॉर्ड देखना है या सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना है। तो कॉलम्स के वाइज अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं तो सेलेक्ट कमांड आप लिखते हैं, और सेलेक्ट कमांड के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर अपने कॉलम का नाम, किस कॉलम के रिकॉर्ड्स को आप देखना चाहते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो कॉलम का नाम जो भी आपका था टेबल में, एम्प्लॉय नेम, फिर सेकंड पे कौन सा देखना चाहते हैं, मान लीजिए एम्प्लॉय सैलरी देखना चाहते हैं, कहाँ पर मिलेंगे दोनों ये, फ्रॉम EM। ठीक है, और अगर आप सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया ऑल कॉलम, एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है यहाँ पर ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स को मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये अभी हमने यहाँ पर जो सेलेक्ट कमांड चलाई है, हम इन रिकॉर्ड्स को, ये रिकॉर्ड्स हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, रिकॉर्ड्स को ही रो कहते हैं, ये 5 रोज हैं या 5 रिकॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स मेरे बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में दिखाए गए हैं मुझे। सबसे पहले ये रिकॉर्ड दिखाया गया, यही क्यों दिखाया गया, ये वाला क्यों नहीं आया पहले, या ये वाला क्यों नहीं आया, या ये क्यों नहीं आया। तो इसका आंसर ये नहीं है कि आपने जो पहले इंसर्ट करा होगा वो पहले आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अभी देखते हैं। मान लीजिए मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, लेट अस सपोज 111, एम्प्लॉय का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया विराट, और एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए कर दी मैंने 50,000। अब मैंने इसको इंसर्ट करा है तो देखो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड ये वाला आना चाहिए, विराट वाला, बट सबसे लास्ट में नहीं आएगा जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो।
तो ये यहाँ पर आ गया, बीच में क्यों आ गया आंसर। बाय डिफॉल्ट जब हमारा रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं सेलेक्ट कमांड में, तो वो हमारे प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में दिखाए जाते हैं। तो इन तीनों में प्राइमरी की कॉलम कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े क्रम में जो इनकी वैल्यूज होंगी वहां पर रिकॉर्ड आपको दिखाई जाते हैं। ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको प्राइमरी की नहीं बनाता तो क्या होता, तो फिर आपका आंसर वो सही था कि जो पहले आएगा वो पहले दिखाया जाएगा। जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में टेबल में स्टोर हमारे होते रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्राइमरी की कॉलम लगा हुआ है तो उस प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में फिर आपके रिकॉर्ड्स को दिखाया जाता है। अच्छा सर मान लीजिए दो कॉलम प्राइमरी की हो गए, तो एक ये कर दिया प्राइमरी की, एक ये कर दिया प्राइमरी की, तो फिर किसके ऑर्डर से आएंगे, क्योंकि इसके हिसाब से सबसे छोटा तो ये वाला रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से सबसे छोटा ये वाला रिकॉर्ड है। तो ये इम्पॉसिबल है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की कॉलम अलाउड होता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की कॉलम आप एक टेबल पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब ये तो है इसका डिफॉल्ट नेचर। हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग इन रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में रखें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। तो ज़्यादा बार हम देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाओ कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे क्या है। तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, उसके बाद ऑर्डर वाइज। ऑर्डर बाई क्या होता है, ऑर्डर बाई एक क्लॉज होता है। ऑर्डर बाई क्लॉज क्या करता है, ऑर्डर बाई क्लॉज आपसे पूछता है कि बताओ मैं किस कॉलम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को ऑर्डर करूं। तो बाई, बाई माने द्वारा, किस कॉलम के द्वारा आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो यहाँ पर कॉलम का नाम लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी कॉलम के द्वारा आपको ऑर्डर करना है। ठीक है। अब एम्प्लॉय सैलरी के किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लिखेंगे ASC। ASC का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेरी का मतलब हो गया सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आएंगे, सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आएंगे, और वो सारे रिकॉर्ड्स का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर हमारा सैलरी कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में होगा। दैट मीन्स पहले ये वाला रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद ये वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है सर। कॉलम का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम पहले कौन सा आएगा, एस्ट्रिक का मतलब होता है उसी ऑर्डर में कॉलम आएंगे जिस ऑर्डर में टेबल में आपने बनाई थी। तो पहले आईडी बनाया था, आईडी ही आएगा, फिर नेम आएगा, फिर सैलरी आएगा। तो पहला रिकॉर्ड आया आपका 12,000 वाला, फिर आया 20,000 वाला, फिर 22। अगर दो रिकॉर्ड सेम वैल्यू कंटेन करते हैं, मान लीजिए एक रिकॉर्ड मैंने और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और इसकी सैलरी भी 50,000 है। मान लीजिए इसका रिकॉर्ड मैंने कर दिया 110। ठीक है। तो अब जब मैं सेलेक्ट चलाऊंगा तो 50,000 वाले दो रिकॉर्ड हो गए। तो इन दोनों में कौन आएगा, तो उसका आंसर आता है कि अगर आपके बताए गए कॉलम के अकॉर्डिंग दो वैल्यू या तीन वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज सेम हैं, तो फिर उन रिकॉर्ड्स को प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो रोहित की सैलरी 50,000 है, विराट की सैलरी 50,000 है। इन दोनों में पहले कौन आएगा, इन दोनों की जो प्राइमरी की वैल्यू है जो छोटी होगी, असेंडिंग ऑर्डर। तो प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर अब नेक्स्ट प्रायोरिटी पर इस्तेमाल होगा कब, जब आपके बताए गए ऑर्डर में दो वैल्यू सेम आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से पहले किसका रिकॉर्ड देखना चाहिए मुझे, विराट का या रोहित का, रोहित का रिकॉर्ड मुझे पहले देखना चाहिए क्योंकि रोहित का हमारा छोटा है प्राइमरी की वैल्यू। तो पहले रोहित की वैल्यू आ रही है। क्या हम बता सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि सैलरी की वैल्यू अगर दो जगह सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी पर ये कॉलम उठा लेना, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर असेंडिंग कॉमा, अब सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम तब यूज होगा जब फर्स्ट कॉलम में आपका क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो मान लीजिए मैंने बता दिया यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम का असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले क्या होगा, पहले हमारी रोज सैलरी कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगी। अगर किन्हीं रोज में दो वैल्यू सेम है तो उन दोनों में से कौन सी रो पहले आएगी, वो एम्प्लॉय नेम के असेंडिंग ऑर्डर से देखा जाएगा। तो इस बार रोहित और विराट में अगर मैं देखूं तो आर और बी में पहले कौन आता है, आर। तो अभी भी आउटपुट क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। अच्छा
मैं चाहता हूं कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, और जहां पर दोनों वैल्यू सेम है तो वो एम्प्लॉय नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, DESC, DESC डिसेंडिंग। अब हमारा पहले रिकॉर्ड जो आएंगे वो सैलरी कॉलम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, और जहां वैल्यू सेम है वहां पर डिसीजन कैसे होगा, नेक्स्ट कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में, जो आपने बताया है। तो नेक्स्ट कॉलम का नाम आपने एम्प्लॉय नेम बताया है और इसका ऑर्डर आपने असेंडिंग दिया है, इसलिए पहले किसका आ रहा है, हमारा रोहित का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आप दे सकते हैं। आप बोले सर मान लीजिए इसका और इसका नाम भी सेम होता तो यहाँ भी रोहित होता, यहाँ भी रोहित होता, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी की वैल्यू तो सेम नहीं होगी ना, तो प्राइमरी की लास्ट में जाके फिर यूज होगी। तो जब आपके बताए गए सारे कॉलम से डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि कौन पहले कौन बाद में, तो लास्ट में प्राइमरी की का यूज होगा ही होगा। और अगर प्राइमरी की कॉलम आपने बनाया ही नहीं है तो पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है, जो पहले आया होगा उसका रिकॉर्ड पहले देखेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे सारी सैलरीज जितनी भी यहाँ पर आई हैं उन सारी सैलरीज का मुझे सम देखना है। मैं ये पता करना चाहता हूँ मेरा कितना खर्चा होता है सैलरीज के ऊपर, एम्प्लॉय की सैलरी पर मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ऐसे करके मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट फंक्शन का। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो हमें बहुत सारी वैल्यूज को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो सिंगल वैल्यू में होगा, रिजल्ट एज सिंगल वैल्यू। ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा 10th में आपके कितने परसेंटेज आए, आपने बोला 78.5। मैंने आपसे थोड़ी कहा था एग्रीगेट मार्क्स बताना। आपने ऐसा क्यों नहीं करा कि हिंदी में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, आर्ट में इतने आए, संस्कृत में इतने आए, या XYZ में इतने आए? क्योंकि आपको लग रहा है इतने सब में आप इंटरेस्टेड नहीं हो गए, आप एक सिंगल फिगर में इंटरेस्टेड हो गए, जिससे कि आपके बारे में समझा जा सके आउटर पिक्चर में कि अच्छा आपके 10th में इतने मार्क्स आए। ठीक है, तो अब एग्रीगेट मार्क्स कैसे निकाला आपने, एवरेज। आपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज बताया मुझे, तो एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। मैं ऐसा कह सकता था आपसे कि अच्छा ये बताओ 10th में आपके मार्क्स कितने आए, आपने कहा इतना, मैंने कहा इतने नहीं, ये बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स का सम कितना था। तो आपने कहा जब 5 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट के मैक्स मार्क्स हो सकते थे, 500 टोटल मार्क्स का सम आ सकता था, बट मेरे जो आए, मेरे आए 412। 412 क्या है, ये भी तो एक सिंगल फिगर ही है। आप अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स ना बताकर सारे मार्क्स का सम बता रहे हैं, तो ये भी एक एग्रीगेट ऑपरेशन हो गया, सम भी क्या होगा, एक एग्रीगेट ऑपरेशन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये बताओ आपके सबसे कम मार्क्स क्या हैं, तो सबसे कम मार्क्स आपने कहा भी मेरे तो 38 नंबर आए थे 100 में से, तो ये भी तो एक सिंगल नंबर ही है। सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है, तुम छोटा, बड़ा, एवरेज, मैक्सिमम, ये सब वन वर्ड में क्या कहलाते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन एग्रीगेट ऑपरेशंस को अगर हम एसक्यूएल में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एसक्यूएल के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, लाइक पाइथन। जैसे पाइथन के अंदर हमने फंक्शन हजारों पढ़े, मिन, मैक्स, प्रिंट, लेन, टाइप, आईडी, पता नहीं कितने फंक्शन पढ़ा ले हमने पाइथन में। उसी तरह से एसक्यूएल के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनको हम यूज करते हैं। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट के आगे अभी तक हम क्या लिखते थे, सेलेक्ट के आगे हम अभी तक लिखते थे किसी कॉलम का नाम, या ऑल कॉलम्स के लिए एस्ट्रिक लगाते थे। अब सेलेक्ट के आगे दूसरी चीज जो लिखी जा सकती है वो क्या, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं सेलेक्ट के आगे। तो मान लीजिए मैं पता करना चाहता हूँ सैलरी कॉलम में
कितना सम है, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ सैलरीज पर, वो पता करना चाहता हूँ। तो सम नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर। सेलेक्ट सम, सम के आगे हम सम को कॉल करेंगे और एज ए आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, उस कॉलम को पास करेंगे जिस कॉलम का सम आप कंप्यूट कराना चाहते हैं। लिख दिया मैंने एम्प्लॉय सैलरी, सेलेक्ट सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। अब ये कॉलम कहाँ मिलेगा, फ्रॉम ईएम, ईएमपी टेबल के अंदर जो आपका सम कॉलम है ये आपका आ जाएगा। अब अब आप ध्यान से देखो कि जब आपका सेलेक्ट से रिजल्ट आता है तो हमेशा एक टेबलर फॉर्मेट में आता है, जिसमें कॉलम के नाम आते हैं और रोज आती हैं हमारी। तो अभी भी सेलेक्ट क्वेरी चल रही है, तो सेलेक्ट क्वेरी का एक स्टैंडर्ड है कि सेलेक्ट क्वेरी से जब भी रिजल्ट आएगा हमेशा एक टेबल फॉर्मेट में ही आएगा, एक टेबल फॉर्मेट में ही रिजल्ट को दिखाया जाएगा। लेकिन उस टेबल फॉर्मेट में इस बार एक ही रो आएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू सेलेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। और वो एक रो हमारी जब आएगी कितने कॉलम होंगे, यही कॉलम बन जाएगा। तो जो आपका एग्रीगेट ऑपरेशन है यही कॉलम का नाम बन जाएगा। अदरवाइज कॉलम के नाम क्या बनकर आते हैं, जो एक्चुअल कॉलम के नाम थे टेबल के अंदर वही कॉलम के नाम आपके बन जाते हैं। लेकिन इस बार जो आपका एग्रीगेट ऑपरेशन है यही कॉलम का नाम बन जाएगा रिजल्ट। ये आपका ऐसे बन गया और आपका टोटल खर्चा बता रहा है 2,15,000। तो टोटल एम्प्लॉय की सैलरी पर खर्चा होता है आपका 2,15,000। सर ये कॉलम का नाम हम यहाँ बदल सकते हैं क्या, जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट में हमारा जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन था वही कॉलम का नाम बन गया है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो क्या हम इसे बदल सकते हैं, आंसर इज यस। तो कैसे करेंगे, जैसे पाइथन में करते थे, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे तो उसके आगे एज लगाकर उसका एक एलियास देते थे, सेम एलियासिंग यहाँ भी होती है एज। बताओ क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ सैलरी। तो अब जो मेरा ये एक्सप्रेशन है इसका कंप्यूटेशन जब दिखाया जाएगा तो कॉलम का नाम ये ना दिखाकर ये दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को जब सेलेक्ट करते हैं चाहे वो एक्चुअल कॉलम ही क्यों ना हो, हम उसको एलियास दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मुझे क्या करना है, मुझे सैलरी कॉलम को सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय सैलरी, ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको सेलेक्ट करके रिजल्ट में दिखाऊं तो इसका नाम बदल के दिखाऊं, परमानेंट इसका नाम नहीं बदलना है, सिर्फ रिजल्ट में इसका नाम बदलना है। तो आप अभी भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी एज सेल फ्रॉम। तो अब जो रिजल्ट में आपको दिखेगा वो ये देखो। तो आप किसी भी कॉलम की यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एलियास दे सकते हैं, या किसी भी जब एग्रीगेट ऑपरेशन को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एलियास आप दे सकते हैं। ज्यादा बार हमें एलियास देने की जरूरत तभी पड़ रही है जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं एग्रीगेट वाला, तब हमें शायद इसको ज्यादा मीनिंगफुल करने के लिए ये नाम देना पड़ता है। अदरवाइज ये नाम तो पहले से मीनिंगफुल है ही हमारा, ठीक है, बराबर। अब एग्रीगेट ऑपरेशन में फिर आगे बढ़ते, क्या मैं एक बार में एक ही एग्रीगेट ऑपरेशन का रिजल्ट देख सकता हूँ, हमने कहा नहीं, आप एक बार में कई सारे रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं सम भी देखना चाहता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने एम्प्लॉय हैं मेरी कंपनी में जो काम करते हैं। तो काउंट, काउंट करेंगे, किस कॉलम की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, हमने कहा इसी सैलरी कॉलम में काउंट कर लो कितने लोगों को सैलरी में दे रहा हूँ। क्योंकि टोटल एम्प्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं इनमें से बहुत से फ्री में काम कर रहे हैं जिनको मैं सैलरी दे ही नहीं रहा हूँ। तो जिन जिनको मैं सैलरी दे रहा हूँ जिनका सम अभी आया है उन्हीं की काउंटिंग करो, ठीक है। तो एम्प्लॉय सैलरी, तो ये कह रहा है कि भाई सैलरी कॉलम का जितनी वैल्यूज हैं उनका सम है 2,15,000 और सैलरी कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उनकी काउंटिंग है कितनी, 7। तो अब आप अंदाजा लगा लो ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय सैलरी क्या पड़ रही होगी, 2,15,000 को भाग कर दो 7 से, तो एक एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय की निकल कर आ जाएगी। तो एसक्यूएल ने कहा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक तीसरा एग्रीगेट ऑपरेशन है, इसका नाम है एवरेज। आप सीधा सैलरी कॉलम का एवरेज निकाल सकते हो, जो आप सोच रहे थे वो अपने आप हो जाएगा। 30,714 रुपये, मोटा मोटा समझो 30,000 रुपये
ऑन एन एवरेज आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम, कोई ऐसा कॉलम जो टेबल में न्यूमेरिक है, अब जैसे मैंने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है तो सैलरी कॉलम हो गया, स्टूडेंट्स टेबल होगी तो उसमें मार्क्स कॉलम हो गया होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो आप टेबल बना रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूमेरिक कॉलम हो सकते हैं, जहां पर आपको उस न्यूमेरिक कॉलम का सम पता करना है, एवरेज निकालना है, काउंटिंग पता करनी है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो हमने कहा वो भी कर लेना चाहिए, पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी कॉमा मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉय, पूरा ढांचा बनकर आपका तैयार हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई 7 एम्प्लॉय की सैलरी का सम इतना है, ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय की सैलरी इतनी पड़ती है, और 12,000 आपका सबसे कम सैलरी दी जा रही है, और 50,000 सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अब कंपनी का मालिक ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि कौन है वो जिसकी सैलरी 50,000 है, बिल्कुल देखेगा, ज्यादा सैलरी दे रहा है तो उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा। कौन है वो जिसकी सैलरी सबसे कम है, देखे क्यों कम है उसकी सैलरी, भाई कौन सा गुनाह करा है उसने ऐसा उसकी सैलरी कम दी जा रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब हम ये ढूंढना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब इस बार आप सेलेक्ट पर ही चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम ईएमपी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इस बार आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहते हैं, आप सारे रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते, आप क्या देखना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हो। मान लीजिए अभी मैं मैक्सिमम सैलरी वाला रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें सीखे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे 205 एम्प्लॉय आईडी जिस एम्प्लॉय की है सिर्फ उसका पूरा रिकॉर्ड देखो, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट, सेलेक्ट के आगे क्या लिखते हैं, जो रिकॉर्ड्स आप ढूंढना चाहते हैं उन रिकॉर्ड्स में कौन कौन से कॉलम आएंगे, हमने कहा सारे कॉलम दे दो, एस्ट्रेक्ट फ्रॉम ईएमपी। अब यहाँ पर नई चीज आएगी, इस बार हम सारे रिकॉर्ड्स नहीं लाना चाहते, हम सिर्फ वो रिकॉर्ड लाना चाहते हैं जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते थे तो इफ कंडीशन लगाते थे पाइथन के अंदर, यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट क्वेरी में अपने रोज को फिल्टर करना चाहते हैं तो वेयर कंडीशन होती है, इसकी जगह पर यहाँ क्या चलता है, वेयर चलता है, वेयर। अब बताओ वेयर कौन से रिकॉर्ड्स आप चाहते हैं, वेयर के आगे क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन। आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन जब लगाते हैं तो कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, पाइथन में चलते थे। एसक्यूएल के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, एसक्यूएल ऑपरेटर। तो एसक्यूएल में भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, इक्वल टू में एक ही बार इक्वल टू आता, दो बार नहीं आता, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। इसी तरह से एंड ऑपरेटर, दो कंडीशन मिलाने के लिए, और ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर्स भी हमारे लाइक पाइथन की तरह ही एसक्यूएल के अंदर भी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब जब हम वेयर कंडीशन की बात करते हैं तो वेयर कंडीशन हमेशा किसी कॉलम के साथ इस्तेमाल होती है। तो बताओ किस कॉलम के साथ आप लगाना चाहते हो। तो अभी आपने कहा कि मुझे वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 205 है। तो वेयर कॉलम का नाम क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 205। ध्यान रखना है पाइथन में कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल लगाते हैं, एसक्यूएल में कंपेयर करने के लिए सिंगल इक्वल ही लगाते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस आया, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 205। अब क्या होगा, ये कमांड सारे कॉलम्स को लेकर आएगी, लेकिन रोज सारी नहीं आएंगी, रोज वो आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ऑब्वियसली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई एक ही रो हो सकती है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है ना। याद है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि जिसकी सैलरी 50,000 हो वो निकाल के लाओ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर इस बार, वेयर
एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 50,000। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी रोज हैं हमारी? 2, जितनी भी आ गई। अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पर, जहां पर सैलरी 25,000 से ज्यादा हो, तो सैलरी इज ग्रेटर देन, 25,000 भी हो तो भी आ जाए 25,000, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000। तो ये वो एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा या बराबर। मैंने कहा अच्छा ये बताना 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाले कितने हैं? एक भी नहीं है सर। आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो। हमारी कहानी। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 से 20 हजार के बीच में, जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में। अब मैं लिखूं यहाँ पर 10,000, 10,000 भी आ गया, लेकिन सर अब 20,000 भी तो मुझे लिमिट करनी है, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा सैलरी लेते हैं सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए जिनकी 20,000 से ज्यादा है, 20,000 तक के चाहिए वो। अब 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी मुझे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी, एम्प्लॉय सैलरी लेस देन इक्वल टू कितनी रहनी चाहिए? 20,000। तो अब ये 2 कंडीशन को कैसे कंबाइन करें? कॉमा लगा के? नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, जो पाइथन में पढ़ते थे, सेम यहाँ पर है हमारा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंड या और? एंड, क्योंकि दोनों बातें सही होनी चाहिए। सैलरी 10,000 से ज्यादा या बराबर भी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ सैलरी 20,000 के बराबर या उससे कम भी रहनी चाहिए। तो 7 में से 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी आपका 10,000 से 20,000 के बीच में। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी, मान लीजिए आप चाहते हैं पता करना 40,000 से 50,000 के बीच में, अब आप अपना लिख सकते हो ना, जो मना थोड़ा ना। 40,000 से 50,000 के बीच में अपना लिख सकते हो। 2 ही हैं जिनकी सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में, वो 50,000 है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज ला कर दो जिनकी सैलरी मैक्सिमम। कैसे लेकर आओगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी। बताओ आगे क्या लिखें? वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, क्या होनी चाहिए एम्प्लॉय सैलरी हमारी? मैक्सिमम सैलरी क्या है? ये तो आज है ना, कल बदल गई तो मान लो किसी का इंक्रीमेंट हो गया और जिसकी 35 थी उसकी 60 हो गई, फिर तो आप यहाँ 50,000 फिगर क्यों लिखना चाहते हैं? ये तो आज इस पॉइंट पर 50,000 है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि डायनेमिकली जिस समय क्वेरी चले उस समय मैक्सिमम सैलरी क्या है वो उठकर आ जाए, यहाँ पर वही कंपेयर हो जाएगा। ये ज्यादा बेटर होगा रादर देन हार्ड कोड आप ऐसे 50,000 लिख रहे हैं। ये तो परमानेंट हो जाएगा ना। इस क्वेरी को फिर मैं जब भी चलाऊंगा 50,000 के अकॉर्डिंग लेकर आएगा। अब हो सकता है कल को सैलरी किसी की बदल जाए, बढ़ जाए, हो सकता है इसकी कम हो जाए जिसकी 50,000 थी, भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आपने सोचा कि चलो यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्स लगा लेते हैं, मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो अब एक रूल क्या आता है? रूल ये आता है कि कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस को हम वेयर में यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेट फंक्शन का रूल होता है कि एग्रीगेट फंक्शन कॉल होने से जस्ट बिफोर सेलेक्ट कमांड होनी चाहिए लिखी हुई। तो आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने से पहले यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर आप लगा रहे हैं इक्वल टू सिंबल। नहीं हो सकता। कोई भी एग्रीगेट ऑपरेशन जो मैंने आपको 5-6 पढ़ाए हैं, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट ही होना चाहिए। अगर सेलेक्ट नहीं है तो एरर आ जाएगी। अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, देखेंगे एरर क्या। इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। तो सही से यूज आप नहीं कर रहे हैं इस तरह के ग्रुप फंक्शन। तो सर अब ये बताओ फिर इस समस्या का समाधान। इस समस्या का समाधान होता है नेस्टेड क्वेरी। एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है हमारा नेस्टेड क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्वेरी, जैसे इसके अंदर एक होता था, लूप के अंदर लूप होता था, ऐसे ही एसक्यूएल में क्या होता है, क्वेरी के अंदर क्वेरी होती है। उसे बोलते हैं हम यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेलेक्ट करके लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम, और जो नेस्टेड क्वेरी है वो हमारा पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। तो पहले क्या होगा, पहले ये जो नेस्टेड क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से डायनेमिकली आपका
जिस समय ये क्वेरी चल रही है उस समय एम्प्लॉय टेबल में जो मैक्सिमम सैलरी वोट कराएगी और फिर वो वेयर के साथ हमारा कंपेयर होगी। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जितने भी लोगों की सैलरी मैक्सिमम है वो सब आपके दिखाई देगा। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी हमारी मैक्सिमम। और अगर मैं आपसे कहूँ कितने लोग हैं जिनकी सैलरी मिनिमम है, या वो कौन है जिसकी सैलरी मिनिमम है, तो सब यहाँ पे क्या लगा देना है, वेयर सेलेक्ट मैक्स के साथ सोनू की सैलरी सबसे कम है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा 205। ठीक है, चलिए तो अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि मुझे क्या करना है, मुझे वो रिकॉर्ड ला कर दो। इसमें एक काम करते हैं, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, क्योंकि मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए। तो मान लीजिए एक रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ पर, अजय। एक रिकॉर्ड कर दिया मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी, एक रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ पर सचिन। बाकी आप कुछ भी कर दो, सब फर्क नहीं पड़ता। अब क्या आप करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड ला कर दो जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो सारे लोग जिनका नाम की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है, वो सारे रिकॉर्ड लाकर। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो सचिन है, संजय है, सोनू है, मुझे नहीं पता। अगर कोई भी एम्प्लॉय का नाम एस लेटर से स्टार्ट होता है तो मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो अब जब किसी भी कॉलम में हम इस तरह की सिचुएशन लेकर आते हैं जहां पर हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास देयर एम्प्लॉय नेम लाइक ऑपरेटर है। लाइक ऑपरेटर काइंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे बिहेव करता है। तो लाइक ऑपरेटर में हम क्या बताते हैं, किसी ऐसा कॉलम जो वैरकर टाइप का है, तो वैरकर कॉलम मतलब जो टेक्स्ट कंटेन करेगा। तो वैरकर कॉलम के लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक स्पेस एस, और एस के बाद लिख दिया मैंने यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 0 to n करेक्टर। मतलब वो सारा रिकॉर्ड लेकर आओ जहां पर एम्प्लॉय नेम किसकी तरह हो, एम्प्लॉय नेम का पहला लेटर एस हो, और उसके बाद जितने चाहे उतने करेक्टर आते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है जितने चाहे उतने करेक्टर। ठीक है, तो अब जब मैं रन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। दो ही है। अब मैंने कहा भी वो सारे एम्प्लॉय का नाम लेकर आओ, वो सारे रिकॉर्ड लेकर आओ जिनके नाम ए से शुरू होता है। ये लगा दो, अजय है अभी। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ वो सारे एम्प्लॉय लेकर आओ जिनके नाम की स्पेलिंग के लास्ट में यू आता हो, लास्ट करेक्टर यू हो। शुरू में चाहे कुछ भी हो, लास्ट क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। तो क्या लगा दूं, परसेंटेज। तो यू से पहले कितने भी करेक्टर आते हैं, और लास्ट में कौन आता हो हमारा, यू। ये लो, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू सब आ गए। ठीक है, अब आप कहें कि सर मुझे ना ये पता है कि शुरू में हमारा जो लेटर है वो एस है, लास्ट का लेटर हमारा यू है, बीच वाला मुझे नहीं पता बीच में क्या है। लिख दो, ये लो। पहला एस और आखिरी यू, बीच में कितने भी करेक्टर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, सबको कंसीडर करना। अच्छा, इस बार मुझसे कहा गया कि मुझे ये भी नहीं पता कि पहला क्या है और आखिरी क्या है, तो क्या लाओगे। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनके एम्प्लॉय नेम की स्पेलिंग में 4 करेक्टर आते हैं।
एग्जैक्ट 4 ही आते हैं, ना 3 आते हैं ना 5 आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो 4 कौन है। तो अगर आप किसी एक करेक्टर को दिखाना चाहते हैं तो अंडरस्कोर लगा। अंडरस्कोर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो अब मुझे 4 करेक्टर दिखाने हैं, तो क्या करूं, मैं इसको 4 बार लिख दूं। वो सारे रिकॉर्ड आ गए जिनके नाम 4 करेक्टर के हैं, सोनू, मोनू, अजय, अभी, सोनू, ये सब। अच्छा अब आप बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड ला कर दो जो हमारा 4 करेक्टर का नाम रखते हो, लेकिन लास्ट करेक्टर यू होना, लास्ट करेक्टर यू होना चाहिए। शुरू के 3 करेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। बताओ क्या लिखें यहाँ पर। 3 बार अंडरस्कोर और 1 बार क्या लगा दें लास्ट में, ठीक है, सोनू, मोनू, ये सब आ गए। अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स ला कर दो जिनके नाम की स्पेलिंग में आई आता है। रोहित, रोहित में आता है आई, विराट में आई आता है, चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, ये सब आ जानेंगे क्योंकि इनकी स्पेलिंग में आई आता है। कहीं भी आए, पहले आए, बीच में आए, आखिर में आए, नाम कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर आई आता है तो मुझे वो चाहिए। क्या लिखेंगे, परसेंटेज आई, परसेंट। आई से पहले कितने भी करेक्टर आए, ना आए तो भी चलेगा। तो 0 to N करेक्टर हो गया, ठीक है। आई के बाद कितने करेक्टर आने चाहिए, कितने भी आ सकते हैं, ना आए तो भी चलेगा। पिंटू आ गया क्योंकि पिंटू की स्पेलिंग में आई आता है, रोहित आ गया इसमें आई आता है, विराट आ गया, अभी आ गया, चिंटू आ गया, सचिन आ गया, ठीक है। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं डेटा के ऊपर, तो कई बार आपको यही सब करना होता है। जब डेटा आपका अभी तो छोटा है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, तो मैजिकल कमांड्स होती हैं हमारी, उतनी भीड़ में हमारे काम का डेटा ला कर दे देती है। अभी तो हमारे पास टोटल 8-10 रिकॉर्ड हैं, तो आंखों से सब दिख रहा है। जब 8 लाख रिकॉर्ड होंगे तो आंखों से कुछ दिखेगा नहीं हमारे लिए। तो हमें ये क्वेरी लिखनी पड़ती है ताकि हम अपने चीज़ों को देख पाएं जो हम चाहते हैं देखना, ठीक है। चलो, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट करना है। सैलरी इंक्रीमेंट, सबकी सैलरी 10% बढ़ा दो, सबकी सैलरी 10% बढ़ा दो। एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स हैं, उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में जो सैलरी की वैल्यू है, वो उस वैल्यू से 10% बढ़ जाए। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, इस काम को करने के लिए यहाँ पर अब लिखेंगे सेलेक्ट, चलो अपडेट करना है, सेलेक्ट नहीं, अपडेट। अपडेट कमांड क्या करती है, अपडेट कमांड आपके रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए यूज होती है। तो लिखा मैंने यहाँ पर अपडेट। अपडेट के बाद क्या लिखेंगे, आपकी टेबल, अपडेट टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारा, ईएम। ईएम पे टेबल को अपडेट करना, ठीक है। उसके बाद सेट कीवर्ड आएगा, हम किसी वैल्यू को सेट करना चाहते हैं तो सेट कीवर्ड लगा देंगे। इस पे किस कॉलम की वैल्यू को सेट करना, उस कॉलम का नाम एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय सैलरी कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर हमने सेट कर दिया। एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू क्या करनी है, मान लीजिए मैंने कर दी अपने मन से 60,000। गलती से भी एंटर मत कर देना, अगर एंटर हो गया तो ये क्या करेगा, सैलरी की वैल्यू कितनी कर देगा, 60,000। किसके लिए, किसके लिए करेगा, 60,000 किसकी करेगा, इसकी करेगा, इसकी करेगा, सबकी करेगा, किसकी करेगा। तो अपडेट कमांड जब चलती है तो बाय डिफॉल्ट सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि सबकी सैलरी 60,000 कर दो, तो एंटर कर देना। लेकिन आपने कहा नहीं सर, सबकी सैलरी 60,000 नहीं करनी है,
सबकी सैलरी, उनकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट करके हमें सेट करनी है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 10% का लगाओ फार्मूला। तो एम्प्लॉय सैलरी जो एग्जिस्टिंग है वो गुणा एंड 10 डिवाइडेड बाई 100, या सीधा मल्टीप्लाई 0.1 से कर दो, इतनी बात है। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे तो 10% निकल कर आया। अगर मैं रन कर दूं तो अभी गलत है, क्योंकि अब सारे एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगा, उनकी सैलरी का 10% सेट हो जाएगी। 10% बढ़ा के सेट करनी है, ना कि 10% सेट करनी है। तो जो 10% निकला है इसमें जोड़ दो, क्या, एग्जिस्टिंग सैलरी। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। बताओ, देखो ये लॉजिक है, आप जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी 10 रोज मैच हो गई और हमारे रिकॉर्ड्स सबके अपडेट हो गए। सबकी सैलरी बढ़ गई, 20,000 वाले की 22,000 हो गई, 50,000 वाले की 55,000 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। अब देखो, जो भी हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए अपडेट हो रहा है। हम चाहते हैं सारे रिकॉर्ड्स के लिए अपडेट नहीं होना चाहिए, हमें कभी कभी किसी इंडिविजुअल इंसान का इंक्रीमेंट करना। मान लो इसकी सैलरी हमें बढ़ानी है, उसकी सैलरी 13,200 है, हम चाहते हैं इसकी सैलरी बढ़ जाए। तो अब क्या लिखेंगे, इसकी सैलरी कितनी बढ़ा दो, इसकी सैलरी सीधा बढ़ा के कर दो 25,000, जितनी है 25,000। तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके नाम से करोगे, सही तरीका नहीं है, क्योंकि सोनू तो और भी है। तो ऐसा क्या है जो यूनिकली इस रिकॉर्ड को पहचानेगा, इसकी एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि वही तो प्राइमरी की है हमारी। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 25,000। एंटर मत कर देना, सबकी 25 हो जाएगी, फेयर। तो जब भी मुझे रोज को फिल्टर करना होता है, चाहे वो सेलेक्ट है चाहे वो अपडेट है, अभी और भी आएगी आगे, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, वेयर लगाना। वेयर का पर्पज होता है रोज को फिल्टर करना। वेयर के बाद आप एक कंडीशन बनाते हैं किसी कॉलम का यूज करते हुए, एक से ज्यादा कंडीशन बना सकते हैं। तो उन पर आपके जो जो रिकॉर्ड हमारे फिल्टर हो रहे होंगे वो ऑपरेशन आपका उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, क्या कर दी मैंने यहाँ पर 205। तो 205 वाले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000 सेट हो जाएगी। अब अगर मैं चला कर देखूं तो 205 वाले की सैलरी हो गई, ठीक है। अब गलती की गुंजाइश की माफी है, मतलब गलत हो गया सर, 10% इंक्रीमेंट नहीं करना था, 8 करना था, गलती से 10 का हो गया। तो भाई आप यहाँ पर जब ऐसा करते हैं तो आपको माइनस करने की क्वेरी लिखनी होगी, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी 2% माइनस करके। लेकिन आप बोलो सर वो अनचेंज्ड हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार क्वेरी चला दी वो परमानेंट हो गई, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि सर मैं तो ऐसे करके देख रहा था, है ना, मैं चाहता था कि जब मुझसे कहा जाए तब मैं कहूंगा हाँ हो जाए परमानेंट, सब कुछ ओके है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, जैसे मान लीजिए एक यूज केस, एक आदमी अपने खाते से कुछ रुपए ट्रांसफर कर रहा है दूसरे के खाते में। उसने क्या करा, उसने क्या करा, किसी एक खाते से जब पैसे ट्रांसफर करे तो अपने से माइनस कर लिए, अपडेट क्वेरी चली होगी माइनस करने की इंटरनली। अब एक क्वेरी और चलेगी, अपडेट क्वेरी, जो दूसरे के खाते में प्लस करेगी। बीच में लाइट चली गई, नेटवर्क चला गया, सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम शट डाउन हो गया, एक क्वेरी चल गई दूसरी नहीं चल पाई। मतलब सेंटर क्या बोलेगा, मैंने तो ट्रांसफर कर दिए, रिसीवर क्या बोलेगा, मेरे पास तो आई नहीं, और दोनों अपनी जगह सही है, तो होगा। तो अब हम क्या चाहेंगे, सर इस केस में हम आपके हिसाब से सोचें तो परमानेंट हो गया फिर तो, जबकि हम तो नहीं चाहते सर परमानेंट। हम तो चाहते हैं कि पहले वाले का माइनस कर दो, फिर से रोल बैक कर दो उसे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जो अपनी क्वेरी चला रहे हैं वो परमिट हमारी परमानेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को ट्रांजेक्शन के अंदर
एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है SQL के अंदर ट्रांजेक्शन। तो अगर आप ट्रांजेक्शन के अंदर किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कर दे परमानेंट, आप बोलोगे हाँ कर दो, तब परमानेंट होगा, और जब तक नहीं कहोगे तब तक वो टेम्परेरी होगा। अगर लाइट चली जाएगी तो जब लाइट आएगी तो दोबारा वही मिलेगा जहां आप थे पहले, जो चेंज करे हैं वो चेंज आपको अपने आप रोल बैक कर देगा ही। हमने कहा सर वो बताओ कैसे करेंगे, ट्रांजेक्शन में अगर क्वेरी को रन करना हो तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई मेरी। अब इसका मतलब है जो क्वेरी होगी वो परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट एक आसान भाषा का शब्द है जो हम और आप यूज कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म होता है कमिट, COMMIT, कमिट होना। ठीक है, तो अगर मैं अपनी क्वेरी को ट्रांजेक्शन के अंदर रन करूंगा तो क्वेरी कमिट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट क्वेरी लिखते ही कमिट हो जाती है। कमिट का मतलब आसान भाषा में परमानेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मान लीजिए अभी जो यहाँ पर मैं कमिट के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन आ चुका हूँ। अब ट्रांजेक्शन के अंदर आप क्या बनाते हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर आप अपने सेव पॉइंट बनाते हैं। सेव पॉइंट पर क्या होता है, आप एक मार्कर लगाकर आते हैं कि यहाँ पर रोल बैक करना। तो मैंने क्या करा, ट्रांजेक्शन के अंदर आया और मैंने अपना क्या करा, एक सेव पॉइंट क्रिएट करा। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सेव पॉइंट S1। एक सेव पॉइंट क्रिएट हो गया मेरा S1 नाम। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक अपडेट क्वेरी चलाई सिंपल सी। क्या अपडेट करा चाहता थी, 2.5 लाख कर दी मैंने। किसकी सैलरी 2.5 लाख कर दी, 205 की सैलरी कितनी कर दी मैंने, 2.5 लाख। हो गई, हमने कहा देखो हो गई। और कुछ करना है, कुछ और कर ले, है ना। जितना क्वेरी चलानी चला लो, अभी दिख रही है परमानेंट नहीं है। अगर लाइट चली जाएगी मेरे कंप्यूटर की और मैं दोबारा सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो सोनू की सैलरी 25,000 दिखेगी, 2.5 लाख नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी क्वेरी पहले टेम्परेरी चलती है, जब आप कहते हो परमानेंट तब वो परमानेंट होती है। पर अगर हम चाहते हैं कि ये गलत हो गया, कंप्यूटर फेल नहीं हो रहा है, चल रहा है, बट हम चाहते हैं कि रिवर्स हो जाए एंट्री, वापस से वही हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रोल बैक, रोल बैक टू सेव पॉइंट का नाम S। तो S1 जो सेव पॉइंट बनाया था वहां पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। मैंने एक सेव पॉइंट और बनाया, सेव पॉइंट S2। S2 सेव पॉइंट पर मैंने अपडेट कर दी सैलरी 213 की। इसकी सैलरी कर दी मान लो 3.5 लाख। अब देखो, इसकी 2.5 लाख है, इसकी 3.5 लाख है। अब आपने कहा गलत हो गया, मैंने कहा कहाँ पर गलत हुआ, आपने कहा सेव पॉइंट 2 बनाने के बाद गलत हुआ, उससे पहले का सही था। तो सेव पॉइंट 2 पर रोल बैक कर दो, मतलब ये हटा दो, ये रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रोल बैक जब करूंगा तो रोल बैक कहाँ तक होगा, जो सेव पॉइंट का नाम आप बताओगे वहां तक रोल बैक हो जाएगा, उसके पहले तक सब कुछ सही होगा, जो होगा परमानेंट होगा। तो रोल बैक टू S2। तो अब हमारी टेबल किस पोजीशन पर आ जाएगी, उस पोजीशन पर आ जाएगी जिस समय आपका S2 नाम का सेव पॉइंट बनाया गया था उस समय जो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 213 आईडी वाले की सैलरी जो पुरानी वाली थी वो आ गई होगी, हमने कहा इसका मतलब यही है, 213 की सैलरी वापस कर दी गई 55। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर रोल बैक टू S1, इसका मतलब क्या है, S1 पर जब आप सेव पॉइंट बना रहे थे उस समय टेबल की स्थिति क्या थी, जिस समय आपने S1 सेव पॉइंट बनाया इस समय टेबल के अंदर क्या था, उस जगह टेबल ला दी जाएगी। इसका मतलब S2 भी हट जाएगा सेव पॉइंट और S1 भी चला जाएगा, दोनों ही चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर ये सही है, ये वाला सही था, अब यहां तक का रिकॉर्ड परमानेंट कर दो, कंप्यूटर बंद करूं अगली बार आऊं तो मिले मुझे यही मिले। क्या लिखोगे यहाँ पर, कमिट। कमिट का मतलब क्या है, अब हम कह रहे हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन में हमने काम करे हैं अब वो परमानेंट कर दो, और ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो अब आप जब आओगे तो सोनू का रिकॉर्ड 2.5 लाख ही मिलेगा, अब वो वापस नहीं हो सकता, अब रोल बैक खत्म। अब रोल बैक का किस्सा खत्म हो गया। अब आप बोले सर मैं दोबारा रोल बैक करूंगा, S1 S2 सब खत्म हो चुके, कुछ नहीं बचा है।
कमिट करने से पहले सब जिंदा है, कमिट होते ही सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप फिर से ये खेल करना चाहते हैं तो फिर से एक नई ट्रांजेक्शन आपको क्या करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी बैंक में पैसे आते जाते कुछ भी होता है तो बैंक वाले के पीछे जो डेटाबेस में काम हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, ट्रांजेक्शन लगा के हो रहा होगा। इसलिए वो आपस में हम लोग बोलचाल में क्या शब्द बोलते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है सही में, हम फिर भी बोलते हैं आपस में ट्रांजेक्शन कर दो। जिसका मतलब यही है कि जो पीछे हमारी क्वेरी चल रही होंगी पैसे ट्रांसफर कराने वाली, वो ट्रांजेक्शन के अंदर चल रही होंगी, ताकि कुछ गलत होगा तो रोल बैक किया जा सकता है। और जब सब कुछ ओके होगा तब कमिट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब एनईएफटी और आईएमपीएस आप करते हो तो ट्रांजेक्शन होती है ये वाली, और शाम को 6 बजे कमिट करते हैं बैंक वाले, या 4-4 घंटे बाद कमिट करते हैं, ताकि किसी को गलती से अरे ये गलत हो गया, फोन करेगा बैंक को, अरे ये गलत हो गया है वापस कर दो, कर सकते हैं वो, उनको मौका है अभी उनके पास, क्योंकि उन्होंने अभी कमिट नहीं करा हुआ। समझ में आ रही है कहानी। तो इसलिए एनईएफटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनली कुछ ऐसे ही काम करता है हमारा। आईएमपीएस तुरंत कमिट, गया गया वापस कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल इसके आगे डिस्कस करेंगे।